हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आप KVS, NVS, DSSS, UGC नेट, UP PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सही ऑप्शन को कैसे चूज करना है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे और कहता है दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करो और उसके बेस बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहले स्टेटमेंट में कहता है 1979 के अंदर USA प्रेसिडेंट जिमी कार्टर द्वारा जो है गवर्नमेंट बजट के अंदर पहली बार जीरो बेस बजटिंग टर्म का इस्तेमाल किया गया। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। 1979 में USA के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर द्वारा जो है गवर्नमेंट बजट के अंदर पहली बार जीरो बेस बजटिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है जीरो बेस बजटिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को एलोकेट करना। रिसोर्सेज को एलोकेट करने के बाद किसको एलोकेट करना? एजेंसी को एलोकेट करना। और उसके बाद एजेंसी क्या करती है? उन रिसोर्सेज को रीअसेस करती है, यानी वो टॉप से बॉटम तक देखती है कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कितना कितना हुआ, और इसमें क्या करा जाता है? बिल्कुल जीरो हाइपोथेटिकल बेस से शुरू किया जाता है। ये वाली बात भी ठीक है। तो यानी यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बजट है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है। तो बजट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच में इसको बोला जाता है बुजेत। फ्रेंच में इसको क्या बोला जाता है? बुजेत। क्वेश्चन आ जाता है कि जो बजट वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव है? वो डिराइव है फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच में इसको क्या बोला जाता है? बुजेत। और बुजेत का मतलब होता है लेदर बैग, यानी चमड़े का थैला। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि बजट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट जो है वो कौन प्रेजेंट करता है? तो बजट प्रेजेंट करने का काम करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ प्रेजेंट करते हैं? पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट जो है वो हर साल कब प्रेजेंट किया जाता है? तो यह हर साल प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, वर्किंग डे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे हर बार कब प्रेजेंट होता है? तो इकोनॉमिक सर्वे हर बार बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन बजट किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बजट कौन, यानी फादर ऑफ बजट हम किसको बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। फादर ऑफ बजट कौन है? जेम्स विल्सन। पहली बार जेम्स विल्सन ने 1860 के अंदर बजट को प्रेजेंट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जो है बजट को किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में, इसलिए इसको फादर ऑफ बजट भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फादर ऑफ इंडियन बजट, पहली बार इंडियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो आंसर हो जाएगा RK शनमुखन शेट्टी। पहली बार शनमुखन शेट्टी ने इंडियन बजट को प्रेजेंट किया था, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। एक क्वेश्चन और आ जाता है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो वो भी किसने किया था? शनमुखन शेट्टी ने। शनमुखन शेट्टी ने बेसिकली इस बजट को प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि पहली बार जीरो बेस बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया था जिमी कार्टर ने, लेकिन पहली बार जीरो बेस बजटिंग को डेवलप किसने किया था? तब आपके केस में आंसर हो जाएगा पीटर फिर। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग किसको बोलते हैं? तो भी आंसर क्या होगा? पीटर फिर। तो ये तमाम क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन चारों में से गवर्नमेंट का कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? तो बेसिकली आप जानते हैं जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को बताती है। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि सरकार ऐसे खर्चे करती है, उन खर्चों की वजह से या तो गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट होंगे या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होगी। यानी जो गवर्नमेंट खर्चे करती है उसकी वजह से या तो एसेट्स क्रिएट होंगे या तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो पहला ऑप्शन कहता है प्लान एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने प्लान एक्सपेंडिचर किए। तो गवर्नमेंट जब ऐसे खर्चे करती है इसकी वजह से क्या होगा? असेट्स
क्रिएट होंगे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमें पूछा है कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन में कहता है लोन रीपेमेंट बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट ने पहले लोन ले रखा था, अब गवर्नमेंट ने वो लोन वापस कर दिया, तो लोन वापस कर दिया यानी गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे रिड्यूस, तो ये भी क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड कहते हैं लोन डिस्पर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करे, तो जब गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी तो उसके बदले लोगों से क्या रखवाएगी, कोलेटरल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, एसेट्स है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास एसेट्स क्रिएट होंगे, तो ये भी क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आंसर क्या होगा यहाँ पर, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, आप देख रहे हैं ना जो गवर्नमेंट खर्चे सोशल सिक्योरिटी पे करती है, यानी जैसे पेंशन पे, ग्रेचुटी पे, प्रोविडेंट फंड पे, तो गवर्नमेंट जो इन पे खर्चा करती है, ये गवर्नमेंट यानी इस टाइप के खर्चे का कोई भी इम्पैक्ट गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी पे नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है और जिसका इम्पैक्ट एसेट और लायबिलिटी में नहीं पड़ता वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी हो गया, वेजेस एंड सैलरीज पे करना, इंटरेस्ट पे करना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, तो ये गवर्नमेंट के सारे खर्चे किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। हाई पावर्ड मनी में क्या आता है, तो बेसिकली हाई पावर्ड मनी होती है आरबीआई की, और आरबीआई के हाई पावर्ड मनी में आता है करेंसी जो पब्लिक के पास है, साथ में कैश रिजर्व किसका, कमर्शियल बैंक का। इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो आरबीआई की कहलाती है हाई पावर्ड मनी। इसको मॉनेटरी बेस मनी भी बोला जाता है। तो हाई पावर्ड मनी में जिसमें करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व और कमर्शियल बैंक दोनों आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो हाई पावर्ड मनी होती है वो आरबीआई के लिए एसेट्स होती है, नहीं, हाई पावर्ड मनी जो होती है वो आरबीआई के लिए लायबिलिटीज होती है। बेसिकली जो डिपॉजिट होल्डर्स ने पैसा जमा करा रखा है, तो जब डिपॉजिट होल्डर्स जो है उन पैसे को वापस लेने की रिक्वेस्ट करते हैं तो आरबीआई को वो पैसा क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। बेसिकली डिपॉजिट होल्डर्स डिमांड करके उस पैसे को रिफंड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ये पैसा आरबीआई को वापस करना पड़ता है। तो इसीलिए हाई पावर्ड मनी जो होती है वो आरबीआई के लिए लायबिलिटी होती है। कई बार ऑप्शन में एसेट दे देता है तो वो क्या रहेगा, गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहीं से क्वेश्चन और सारे पूछ लेता है कि नैरो मनी कौन सी होती है, तो M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रॉड मनी क्या होती है, तो M3 इज अ ब्रॉड मनी। पूछ लेता है M1 किसके बराबर है, तो M होता है M1 इक्वल होता है C प्लस DD प्लस OD। आपको M1 M2 M3 M4 चारों याद रखने हैं। क्वेश्चन आ जाता है एक बार, कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आप जानते हैं कि जो आरबीआई जो है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 मेजर्स यूज़ करता है, तो पूछता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है M1 की, उससे कम M2 की, उससे कम M3 की, और सबसे कम लिक्विड जो है यहाँ पर रहेगा वो M4 रहेगा। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यानी अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, आपने रेवेन्यू डेफिसिट तो पढ़ा है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले या रेवेन्यू। बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो ये अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट है, बट पूछा गया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा कहता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट में से क्या माइनस होगा, बोरोइंग। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी किसकी है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये तो फिस्कल डेफिसिट है, ये भी गलत हो गया। तीसरा कहता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन यानी जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कर रही है इसमें से वो एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे जो खर्चे जो है वो कैपिटल एसेट्स पे किए गए हैं। यानी सरकार कुछ खर्चे जो है ऐसे भी करती है जो प्रोडक्टिव एसेट्स पे करती है, कैपिटल एसेट्स पे करती है, जिससे इन फ्यूचर इनकम जनरेट होने वाली है, तो वो खर्चे जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस होंगे। और ऑब्वियसली देखो रेवेन्यू की बात करें तो कैपिटल तो हम लेंगे ही नहीं, तो वैसे भी माइनस कर देंगे। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से वो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे जो कैपिटल एसेट्स पे या फिर प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करने के लिए किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेफिसिट्स है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, आपका प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारे डेफिसिट के फॉर्मूले आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है टू सेक्टर इकोनॉमी है और इस टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन फंक्शन दे रखा है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है। कहता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जब भी आपको क्वेश्चन में सी और आई दे देता है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 100 प्लस 0.75 y प्लस i का मतलब क्या है 200। तो ये इधर चला जाएगा तो ये 1y माइनस 0.25y और 200 प्लस 100 कितना हो गया 300। तो 1y में से 0.25 बचा गया तो क्या बचा 0.75 y इज इक्वल्स टू 300। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 300 0.75 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी ये क्या था यहाँ पर 0.75 आई था तो ये हो जाएगा 0.75, यहाँ पे बचेगा 0.25 तो डिवाइड में आ जाएगा 0.25, डेसिमल हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया 1200, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे क्या रहेगी 1200। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1200 का मतलब क्या है कि इस इनकम लेवल पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, यानी इस इनकम लेवल पर इकोनॉमी में सब कुछ बैलेंस है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या है बराबर है। तो ऐसे का न्यूमेरिकल आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए बिल्कुल नहीं करता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ वगैरह, जो डेविड रिकार्डो वगैरह थे, तो बेसिकली जब शुरुआत में इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इकोनॉमी में जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर है, इकोनॉमी में जो प्राइस या फिर ये सारे फैक्टर है ये ऑटोमेटिकली रन करते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इकोनॉमी में इन फैक्टर की वजह से हमेशा एक फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, यानी ये सारे फैक्टर जो है वो आराम से मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से घूम फिर के इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है। और ऐसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है जीरो। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं उसके बाद कौन आए थे, कीन्स आए थे, कीन्स आए थे। तो कीन्स ने केनेशियन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो कीन्स ने बोला नहीं, आपको याद होगा 1929 के अंदर जब वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद कीन्स ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। कीन्स ने बोला कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है भी तो उसका मतलब यही नहीं कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। कीन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होता है, जिसको बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखिएगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कीन्स के हिसाब से पूछेगा तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। कौन से दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इनमें से एक कंट्री के बीओपी के करंट अकाउंट में कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा, यानी एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के करंट अकाउंट के अंदर कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए करंट अकाउंट, बीओपी के करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आती है जिसका इम्पैक्ट और एसेट्स और लायबिलिटी पे नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीओपी में कौन कौन से अकाउंट, बीओपी में 3 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्लियर। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बीओपी अकाउंट हमेशा बैलेंस होता है, आप बताएंगे हाँ हमेशा बैलेंस होता है। क्यों हमेशा बैलेंस होता है, बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अब बीओपी के करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, देखिए फॉरेन ट्रैवल, क्या इससे एसेट और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, नहीं, तो ये करंट अकाउंट में आएगा। दूसरा कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता
तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। बट आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे बार बार आपको इनकम रिसीव हो रही है, वो क्या है, वो आपके करंट अकाउंट का पार्ट है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये करंट अकाउंट में आएगा। कौन सा नहीं आएगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये बीओपी की कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या एफडीआई से, एफडीआई का मतलब है कि जब फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या इंडियन फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से, इस एफडीआई की वजह से उनको रिसोर्सेज पे ऑनरशिप मिल जाती है, पूरा फुल कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, तो बीओपी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका आ गया, बेसिकली हम यहाँ पे रख देते हैं पॉपुलेशन का परसेंटेज और यहाँ पे आता है इनकम का परसेंटेज। इसको डेवलप किया था मैक्स ओ लॉरेंज ने। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसको डेवलप किया था मैक्स और लॉरेंज ने। इसको उन्होंने नाम दिया था लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरफ रखा था पॉपुलेशन का परसेंटेज, दूसरी तरफ उन्होंने रखा इनकम का परसेंटेज। लॉरेंज कर्व ने बोला कि एक लाइन जो बिल्कुल 45 डिग्री लाइन से डायगनली बंधे, इसको बोला उन्होंने लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरीके से उन्होंने कर्व बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो कहता है जो एरिया इस लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में और लॉरेंज कर्व के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है गिनी कोफिशिएंट। क्लियर है, जो एरिया लॉरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच, इन दोनों के बीच के एरिया को हम बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि लॉरेंज कर्व जितना ज़्यादा इससे दूर जाता है उतनी इनइक्वालिटी क्या होती है, बढ़ती है, और जितना ज़्यादा लॉरेंज कर्व इसके पास आता है उतनी इक्वालिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत जो है मई 2016, बेसिकली इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। किन लोगों के लिए, इंडिया में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए शुरू की गई थी। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है एलपीजी कनेक्शन। बेसिकली जो फीमेल्स है, रूरल फीमेल्स है, जो पहले फ्यूल्स का यूज़ करती थी, लकड़ियों का यूज़ करके चूल्हे पे खाना बनाते थे, जिनसे उनकी हेल्थ अफेक्ट होती थी, उसको ओवरकम करने के लिए किया गया, इस योजना को शुरू किया गया, जहां पर इन लोगों को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जब सेबी को सेटअप किया गया था तो सेबी एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, और सेबी क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो सेबी कब बना, तो सेबी का फॉर्मेशन हुआ था 1988 में। ध्यान रखिएगा, सेबी की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सेबी क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कब बना, तो सेबी बना था, इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 12 अप्रैल 1988 को। उस टाइम पे सेबी जो थी एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, लेकिन बाद में 1992 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखनी इसकी डेट आपको, ठीक है, 1992 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैच्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना, 12 अप्रैल 1988 को। उस टाइम पे कैसी बॉडी थी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, लेकिन बाद में 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैच्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन आ जाता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। पूछ लेता है कि सेबी के रीजनल ऑफिसेज कहाँ हैं, तो सेबी के रीजनल ऑफिस है न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सेबी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये सेबी के करंट एग्जीक्यूटिव कौन है। सेबी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है अजय त्यागी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सेबी के वर्क से रिलेटेड, कि सेबी क्या क्या काम करता है। तो सेबी पहला काम क्या करता है, स्टॉक इन्वेस्टर्स, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो सेबी का पहला काम क्या है, जो स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो उसको रोकना। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना। ये सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो सेबी करता है। इसके अलावा और भी काम करता है, बट आपने ये 5 इंपॉर्टेंट काम इसके याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार सेबी का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस फर्दर तैयार करने हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।